रिलीजन के दो पावर सेंटर हुआ करते थे, एक मक्का और एक वेटिकन सिटी। राम मंदिर बन जाने के बाद से ये पूरी दुनिया में 3 पावर सेंटर हो जाएंगे। मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी तानाशाह है, मोदी माइनॉरिटीज के साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ये सारे फालतू की बातें करते हैं क्योंकि मुद्दा है नहीं। मुझे नहीं लगता आपके यहाँ इलेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि सबको पता होता है कि आते वही है जिन्हें लाया जाता है। तो फिर ये कोई मतलब नहीं है इतना पैसा पब्लिक का खर्च करके, इतना सारा लोगों को मोबिलाइज करना, इलेक्शन कैंपेनिंग और बाकी सारी चीजें। जरूरत ही नहीं है। अनाउंस कर देना एक प्रेस रिलीज जारी करके कि ये कल से आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसलिए शाह कि महमूद इन्होंने भगत कुरैशी नाम सिंह, है उनका। राजगुरु और सुखदेव की मुखबरी। मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन आपने ले लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, तो इनके खानदान वालों ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मुखबरियां की थी। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज हमारे चैनल पर पहली जनाब जुनैद भाई है, इंडिया का तल, और आप इनको मुख्तलिफ चैनल देखते रहे, आज पहली दफा हमारे चैनल पर आए, तो मैं इनको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, कैसे भाई साहब? नमस्कार सर। सर आपकी दुआ है सर, बाकी आप बताएं आप कैसे हैं। जी मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जुनैद भाई, आज हम आपसे जानेंगे कि जो मोदी जी की गवर्नमेंट है, अब दूसरा टर्म ये पूरा कर रही है, तकरीबन 9 साल के करीब हो चुका है, तो इसमें इन्होंने आप इनकी अचीवमेंट के बारे में बताइएगा कि आज एक सर्वे भी आया है जिसमें बताया गया कि 80% जो इंडियंस हैं वो इनसे खुश हैं। तो इन्होंने कौन से ऐसे जो काम किए हैं जिसकी वजह से लोग इनको इतनी मोहब्बत दे रहे हैं, इतना इनको चाह रहे हैं इंडिया के अंदर? तो बाकी फिर आगे फिर 2024 के इलेक्शन की भी बात होगी, बाद में हम फिर पाकिस्तान की तरफ से भी आएंगे। पहले आप ये बताइएगा कि मोदी जी के कौन से ऐसे नुमाया काम है जिसकी वजह से लोग उनको इतना पसंद करते हैं? पहले मैं शुरुआत करूंगा जब मोदी जी को ये टर्म मिला था 2014 में, और जी उस वक्त देश के क्या हालात, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छे हालात नहीं थे जब उनको ये टर्म मिला था। और हर भारतीय उस वक्त यही सोचता था कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तो उस निराशा के हम दौर में थे। हमारे जो बैंकों के जो एनपीएज है वो ऑल टाइम हाई चले गए थे। आपने सुना भी होगा, कई लोगों ने बैंक के लोन्स नहीं उठाए, वापस किए, बहुत बड़े बड़े नाम है। इसके अलावा डिफेंस में भी हम कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है ना, हमारी मिलिट्री की जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही थी। फिर टेररिज्म का भी दौर चल रहा था। वो वक्त था जब पूरी दुनिया में आईएस, इस्लामिक स्टेट था। फिर उस जी वक्त ऑयल की प्राइसेस ऑल टाइम हाई चल रही थी। ठीक है, फिर उसी के नेक्स्ट ईयर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ जाती है जब रूस क्रीमिया को एनेक्स कर लेता है। तो ऐसे होस्टाइल सिचुएशन में मोदी जी ने इस देश को टर्म संभाला। फिर जो बैंकों के अंदर जो प्रॉब्लम्स थे, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, उसको फिक्स किया। बाय द वे मैं बता दूं कि सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन हमेशा नहीं होता, और हमें भी यही लग रहा था कि मोदी जी आएंगे तो जो सिस्टम है वो तो वही है ना, सरकारें बदल जाने से बहुत ज्यादा कुछ होगा नहीं। जी लेकिन मोदी जी ने जो काम किया उसमें उनका मेन फोकस सिस्टम के ऊपर, चेंज के ऊपर था। सिस्टम को कैसे स्मूथ किया जा सके, सिस्टम को कैसे मैक्सिमम जो आउटपुट उससे निकाला जा सके, इसके ऊपर था। तो इंडस्ट्रियल जो हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है उसको लेके जो भी रिफॉर्म्स किए जा सके, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट सेक्टर हो वो इम्प्रूव हो, लोकल जो हमारे जो रिक्वायरमेंट्स है हम वो फुलफिल कर सके, एक्सपोर्ट कम कर सके, अपना फिजिकल डेफिसिट कम कर सके। इन सेक्टर्स के लिए इन्होंने बहुत काम किया, और आपने देखा होगा पीएलआई स्कीम आई। इसके अलावा फिर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट किया, और रोड, रेल, एयरपोर्ट, इसमें तो अंबार लगा दिया मोदी जी ने। मोदी जी से आने से पहले जो हमारे पास जो रेलवे के, अगर आप देखेंगे तो समवेयर अराउंड 40,000 के ट्रैक्स हमारे पास इलेक्ट्रिफाइड थे, और जी 20,000 से एबव, मैं आरकेएम बोल रहा हूँ, नॉट टीकेएम, हमने किया। और आज के टाइम पे हमारे पास सिर्फ 6,500 का ट्रैक बचा है, जो कि आरकेएम है। और टीकेएम में अगर इसको जाए ट्रैक किलोमीटर,
अगर लूप लाइन और उसके अलावा जो टर्न आउट क्रॉसओवर सबको लेके टीकेएम अब बोलते हैं, तो 30,000 किलोमीटर का बैठता है, जिसको इस साल हम दिसंबर तक कर देंगे। फिर उसके बाद जो कुछ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल करने के लिए गति शक्ति प्रोजेक्ट शुरू किया इन्होंने, और जो कि काफी अच्छा जा रहा है। फिर जैसे हमने पीएलआई किया था अपने जो रिक्वायरमेंट्स है बिजनेस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना के लिए, उसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रिक्वायरमेंट्स उसको फास्ट फुलफिल करने के लिए हमने गति शक्ति स्कीम लेके आए। उसके अलावा भारत माला, सागर माला, ठीक है ना, इस तरह के प्रोजेक्ट आए जिसका काम था जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के जो स्पीड है उसको और इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि जब कोविड के बाद से जो चाइना से जो कंपनियां निकल रही थी, तो हम बहुत स्मूथली उनको कैटर नहीं कर पाए थे। बहुत सारी कंपनियां हमारे यहाँ नहीं आ पाई थी क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी। फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में काफी काम हुआ। फिर हमने बहुत अच्छा काम किया कि जो इतने सारे टैक्स को लेके जो प्रॉब्लम थी उन सबको कंसोलिडेट करके एक जीएसटी कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए, जिसके वजह से मोदी जी के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बढ़ा। फिर 370 और 35 ए जो इतना बड़ा प्रॉब्लम था, रोज उठाओ कश्मीर में कुछ ना कुछ होता था, और वो देख के दुख भी होता था। और इतनी बड़ी प्रॉब्लम को मोदी जी की गवर्नमेंट ने उसको रिजॉल्व किया। ऑल क्रेडिट गोज टू इमरान खान। ठीक है। उसके अलावा राम मंदिर का जो मुद्दा जो इतने साल से लटका हुआ था, ठीक है, उस मुद्दे को पीसफुली रिजॉल्व किया। ऑल्दो ये सॉल्यूशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया, लेकिन देश इस फैसले के लिए तैयार था। और जिस तो दिन ये राम मंदिर मुसलमानों ने बनेगा एक्सेप्ट किया उस ये दिन फैसला? भारतीयों को पता चलेगा कि उस कुछ चरमपंथी संगठन है, कुछ चरमपंथी लोग हैं, एक्सट्रीमिस्ट लोग, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया होगा, और इसमें कुछ हैरानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन टू द लार्ज एक्सटेंट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन ने इसको एक्सेप्ट किया। और काफी अच्छा, जिस दिन ये राम मंदिर बन जाएगा ना, फिर दुनिया को पता लगेगा कि जो पूरी दुनिया में जो अच्छा, कह रहे कि पावर बाबरी सेंटर मस्जिद है, भी बन रिलीजियस रही पावर है सेंटर है वहां वो पर, बाबरी मस्जिद भी साथ में बन रही है, उसके लिए अलग जगह दी गई है हाँ और बन बाबरी रही है, मस्जिद भी बगल में बन रही है मस्जिद वहां के लिए आपको जमीन मिल। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, और मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द जाऊं, आपको दिखाऊं, आपके व्यूअर्स को उस इलाके में। ऑल्दो मेरी जानकारी है कि काफी अच्छी सिक्योरिटी है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि ऐसा कुछ ब्रेक करूं। लेकिन 15 जनवरी को उसका इनॉग्रेशन होने वाला है राम मंदिर का, और जिस दिन राम मंदिर का इनॉग्रेशन होगा उस दिन इससे रिलीजन के दो पावर सेंटर हुआ करते थे, एक मक्का और एक वेटिकन सिटी। राम मंदिर बन जाने के बाद से ये पूरी दुनिया में 3 पावर सेंटर हो जाएंगे। और ऑल्दो ये जो पावर सेंटर है वो ग्लोबल नॉर्थ से साउथ की तरफ श्रिंक हो रहा है। और मिडिल ईस्ट की भी प्रॉब्लम ये है कि ऑयल खत्म होते जा रही है। तो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि जो रिलीजियस पावर सेंटर है वो पूरी दुनिया के लिए वो इंडिया में बंद होते जा रहा है। नहीं। बाकी आप और कुछ ये पूछना तो चाहे बताया तो कि पूछ मोदी जी सकते के हैं। इसमें इसमें ये बताइएगा कि करप्शन के खात्मे में कितना किरदार अदा किया? जो डिजिटल इंडिया अभी एक इन्होंने शुरू किया था कि सारा इंडिया को डिजिटलाइज किया जाए, उसमें करप्शन के खात्मे में कोई? सर, मोदी जी का मेजर कंसंट्रेशन करप्शन को लेके भी था। और जो डिजिटल इंडिया से तो बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई कि जो चीजों की सर्विसेज आपको लेने के लिए सरकारी बाबू के चक्कर काटने पड़ते थे, आज के टाइम पे वो सारी हम्म, ऑफिस 24/7 हो चुके हैं। आप रात को 10 बजे ऑफिस से आके 2 बजे भी बैठ के अपनी कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं। चाहे ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना हो, जो ड्राइविंग लाइसेंस से लेके जाति आय से लेके बहुत सारी जो चीजें हैं ना जो गवर्नमेंट से, इवन गैस सिलेंडर भी ऑनलाइन आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हुई हैं। और इसके वजह से जो आपका जो पब्लिक को जो वेलफेयर मिलना चाहिए वो मिला है। हमारा जो यूपीआई सिस्टम है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जैसे हम बढ़े, मुझे फिर भी लगता है कि ब्लैक जो इकोनॉमी है जो हमारा, या जो करप्शन है, इस फील्ड में अभी भी बहुत कुछ किया जाना चाहिए और किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टर्म में बहुत कुछ किया जाएगा इस फील्ड में। लेकिन जो हमने जो डिजिटल इनोवेशंस जो लेके आए, जिसे हम इंडिया स्टैक करते हैं, उसके वजह से काफी सारी चीजें चेंज हो गई।
अच्छा, 2024 में इलेक्शन होने जा रहे हैं एक दफा फिर से, तो क्या आपको देख रहे हैं आगे कि दोबारा से बीजेपी जो है सत्ता में आएगी, मोदी जी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बनेंगे? देखें, ये तो पब्लिक को चुनना है कि किसे चुनेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि 100% मोदी जी आ रहे हैं, इसमें किसी को शक नहीं है। और आ इसलिए रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और जड़ से खत्म किए हैं, जो जो हमारे फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे, जो कि लॉन्ग टर्म में जाके हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते थे, या जो हमारी ग्रोथ को लेके व्यवधान क्रिएट कर सकते थे, उनको रिजॉल्व किया। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो पेंडिंग में है, और वो पेंडिंग में इसलिए क्योंकि बीच में कोविड का एक दौर आ गया था। तो ये 2 क्रूशियल ईयर्स हमारे बर्बाद हो गए। तो इस वजह से मोदी जी दोबारा आ रहे हैं, और बहुत सारे लीगल रिफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, इलेक्टोरल। आवाज आ रही है? जी, आवाज आई है हाँ। लेकिन अभी और पीछे इसके अलावा, अब आई। हाँ, जुडिशियल और लीगल रिफॉर्म्स जो होते हैं उसके साथ साथ, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा जर्मनी का जैसे यूनिफिकेशन हुआ था, ऐसे भारत जी। के कुछ छूट चुके हिस्से, हाँ, वो भारत में इल्हाक होने को तैयार हैं, और भारत का भी यूनिफिकेशन होने वाला है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन व्यूअर्स बड़े होशियार हैं, समझ जाएंगे कि भारत का कौन सा हिस्सा जो भारत से छूट गया था, भारत में इल्हाक होने के लिए तैयार है। हाँ, वो यूनिफिकेशन होने वाला है, उसके लिए नेक्स्ट टर्म है, मैं उम्मीद करूँगा हम। उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे हमारा स्टैचर बढ़ने वाला है, हम दुनिया की 3rd बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं, और शायद जो अगला टर्म हो उसके खत्म होने से पहले हम 2nd तक पहुंच जाए, ऐसा मेरा मानना है। हम्म, बिल्कुल। अच्छा, आज जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी उसका भी उन्होंने बताया कि इंडिया की जो है 7.8 रही है। उसको कैसे देख रहे हैं कि इस पे आप मुतमिन है कि यहाँ पाकिस्तान अभी जो 1 या 2 पे है, या कभी माइनस में चला जाता है, और दूसरी तरफ इंडिया जो है 7.8 पे है, तो इस अचीवमेंट को कैसे देख रहे हैं आप? सर, बहुत सारी जो रेटिंग एजेंसीज है, उन्होंने 5-4 रेटिंग दिया था, इंडिया की ग्रोथ को प्रेडिक्ट किया था। लेकिन हमने सबको सरप्राइज किया, और 7 एंड एबव अचीव कर रहे हैं। और ये रियली अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी, और हमारी इकोनॉमी लोकल कंजम्पशन बेस्ड है। हमेशा से हमने वो मेजर कंसंट्रेशन रहा है, हमेशा से हजारों साल से वो हमारे लोकल कंजम्पशन फोकस रहा है, और उसके साथ साथ हम एक्सपोर्ट को भी फोकस करते आए हैं। पूरी दुनिया का 33% ट्रेड भारत के हिस्से में ही आता था अंग्रेजों के आने से पहले। लेकिन कुछ टाइम में मोदी जी ने जो मेन कंसंट्रेट किया है कि अपने इंटरनल कंजम्पशन पे फोकस करना है, वोकल फॉर लोकल की बात की है मोदी जी ने, ठीक है, मेक इन इंडिया की बात की है। तो इस वजह से जो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था, वो जो है ना, वो कम हुआ है, और फॉरेन जो करेंसी एक्सचेंज है हमारा, वो बढ़ा है। और इस वजह से हमारा जो ये जो रिजल्ट्स आए काफ़ी शॉकिंग हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए जो हमारे को पसंद नहीं करते, उनके लिए शॉकिंग है कि 7 एंड एबव कैसे हो गया। अच्छा, ऐसे वक्त में आना जबकि अपोजिशन के 20 से ज्यादा जमातें जो है मोदी जी के खिलाफ इकट्ठी हो चुकी हैं, जिस कांग्रेस में जमात है, तो वो कैसे अब उनके पास अवाम को दिखाने के लिए क्या चीजें हैं? क्योंकि मोदी जी ने तो काम करके दिखा दिया है, मोदी जी ने तो अपने 2 टर्म के अंदर जो डिलीवर करके दिखा दिया। तो 22 जमातें इकट्ठी हुई हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो अब इलेक्शन में क्या बताएंगी कि वो किस तरीके से अवाम को अपनी तरफ वो मोटिवेट करेंगी? सर, उन्हें खुद पता चल जाए तो पब्लिक को भी बता देंगी, और पब्लिक को भी बता देंगे तो मैं आपको भी बता दूंगा कि उनके पास मुद्दा क्या है इलेक्शन लड़ने का। फिलहाल तो उनके पास कोई मुद्दा दिख नहीं रहा है, तो इसलिए आलतू फालतू के मुद्दे लेके बैठ गए कि इंडियन आर्मी ने, ये चाइनीज ने इंडियन इलाके कब्जे कर लिए, मोदी ऐसा है, मोदी वैसा है, मोदी तानाशाह है, मोदी माइनॉरिटीज के साथ ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। ये सारे फालतू की बातें करते हैं, क्योंकि मुद्दा है नहीं। अच्छा, हम आते हैं पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान में भी इलेक्शन जो है वो
कभी कहते हैं जी 1 साल के आखिर में हो जाएंगे, कभी कहते हैं जी अगले साल में होंगे। अभी भी ये खिचड़ी पक रही है, कभी वो कहते हैं कि जी इसका फैसला जो प्रेसिडेंट करेगा, कभी कहते हैं जी इसका फैसला जो इलेक्शन कमीशन करेगा, कभी कहते हैं जी ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। अभी नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन कब होगा, इस साल के एंड में होगा, अगले साल में होगा। इमरान खान साहब अलग से वो जेल के अंदर पड़े हैं, एक मुकदमा खत्म होता है तो अगला शुरू हो जाता है। और अवाम भी जो है पीडीएम से भी खुश नहीं है, इमरान खान से भी खुश नहीं है। तो क्या पाकिस्तान में आप कैसे देख रहे हैं ये सारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त, उसको कैसे देख रहे हैं आप? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके यहाँ इलेक्शन फेब या मार्च तक जा रहा है, और अगर ये फेब मार्च तक जा रहा है तो हो सकता है दोनों मुल्कों में एक साथ इलेक्शन हो बहुत सालों बाद, और ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। जैसे हमारे यहाँ तो अब इलेक्शन में मुझे नहीं लगता कि आपके मुल्क का कभी नाम लिया जाएगा, लेकिन मैं 100% मुतमईन हूँ कि आपके यहाँ इलेक्शन में हिंदुस्तान की बात की जाएगी, कश्मीर की भी बात की जाएगी। और रही बात आपके यहाँ इलेक्शन की बात, तो मुझे नहीं लगता आपके यहाँ इलेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि सबको पता होता है कि आते वही है जिन्हें लाया जाता है। तो फिर ये कोई मतलब नहीं है इतना पैसा पब्लिक का खर्च करके, इतना सारा लोगों को मोबिलाइज करना, इलेक्शन कैंपेनिंग और बाकी सारी चीज़ें। ज़रूरत ही नहीं है, अनाउंस कर देना एक प्रेस रिलीज जारी करके कि ये कल से आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे। और इमरान खान जैसे ने हिंदुस्तान जैसे की कि बहुत अभी खिदमत की है, इसके जैसा लिए कि हम अभी काकड़ बहुत साहब को बनाया। हाँ हाँ, काकर साहब को बनाया, वैसे अनाउंस कर देना है बस कि हाँ कल से नवाज शरीफ आपके प्राइम मिनिस्टर होंगे, बस। पब्लिक पब्लिक 2 दिन तक चिल्ला लेगी, फिर बाद में बोलेंगे हमारा प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ या मिस्टर 10% जरदारी, उन्हें बोल देंगे तो पब्लिक तो 2 दिन चिल्ला के चुप हो जाएगी। ऐसे पब्लिक का बहुत ज्यादा कुछ है भी नहीं ना मैंडेट। बिल्कुल। अच्छा, आपने स्टार्ट में बात की थी कि जब मोदी जी सत्ता में आए थे आज से कुछ 10 साल पहले, तो उस वक्त आप भी कह रहे हैं कि हम भी जो हालात हैं वो अच्छे नहीं थे इंडिया के। अभी हम अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान का हालात तो उससे भी ज्यादा खराब है जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए थे। तो आप देख रहे हैं कि आइंदा कुछ आने वाले सालों में 10-15 सालों में पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता सर। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ कि जब इंसान के जिस्म में खून बनना बंद हो जाता, तो आप उसको बाहर से खून देके ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख सकते। तो आपकी मुल्क की जो प्रॉब्लम है, आप इंटरनली कुछ कंज्यूम नहीं, इंटरनली कुछ बना नहीं रहे जो एटलीस्ट आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। एक टाइम था जब आप नेट एक्सपोर्टर हुआ करते थे फूड के, आज नेट इंपोर्टर हो चुके हैं। इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें आप बोल सके कि आप अपने 100% रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकते हैं। तो हर चीज़ आपके यहाँ, चाहे वो मेकअप के सामान से लेके दवाइयाँ हो या खाने पीने की जरूरी जो असियात है, वो सारी चीज़ें इंपोर्ट होके आ रही हैं। तो ये जो मॉडल है इकोनॉमी में, ये नॉन सस्टेनेबल है, और बाहर से पैसा फीड कर कर करके ज़्यादा दिन तक इस सिस्टम के थ्रू आप नहीं चला सकते अपने मुल्क को। आपको अंदर से कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने पड़ेंगे, जिससे कि आपकी इंटरनल रिक्वायरमेंट को एटलीस्ट आप फुलफिल करें, और फिर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बने, तब जाके आप कुछ चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जुनैद भाई, आखिर में आपसे जानूंगा, पाकिस्तान का कोई एक बड़ा मसला बताएं कि जो पाकिस्तान को सबसे पहले हल करना चाहिए। सर पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि इसका बनना ही एक मसला था। चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ। ये मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन रहा है। मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन रहा है, बहुत लोगों से मैंने पूछा, इसका जवाब नहीं मिला, और जवाब जी मिला लेकिन मुतमईन जवाब नहीं मिला। सवाल ये है जी। कि ऐसा क्या था जो आप अचीव करना चाहते थे एक अलग मुल्क बना के, और ऐसा क्या है जो आपने अचीव किया एक अलग मुल्क बना के? हाँ हाँ, ये मुल्क बनाया गया था वडेरों के लिए, जागीरदारों के लिए। ये बनाने की वजह यही था। जब हम्म, पाकिस्तान बनाया गया तो मोहम्मद अली, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के दाएं और बाएं वही लोग मौजूद थे कि जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, कि जिनकी वजह से पाकिस्तान प्लेट में रख के जिन्ना साहब को ऐसे दे दिया गया। उसकी वजह यही थी कि वो इनके इर्द गिर्द वो सारे वही लोग थे जो पहले
अंग्रेजों के साथ थे, वो फिर सारे मिलके जब उन्हें पता चला कि इंडिया में लैंड रिफॉर्म हो रहा है, इंडिया के अंदर जो है बड़े जो जागीरदार हैं, जिम्मेदार हैं, उनका खात्मा होने वाला है, तो वो इस डर से कि जी हमारी जमीनें जो है वो हुकूमत के कब्जे में चली जाएंगी, वो जिन्ना साहब के साथ मिल गए। तो ये पाकिस्तान बनाने का असल मकसद जो ये था कि इन लोगों की जायदादों को, इन लोगों की जागीरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये सारी गेम चलाई गई। ये दो कौमी नजरिया उस वजह से बनाया गया कि जी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, हालांकि वो कई सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, कोई मसला नहीं था, ना हिंदू को मसला था ना मुसलमानों को मसला था, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की जागीरें जो थी उनको खतरा था और किसी को कोई खतरा नहीं था, तो उसके लिए पाकिस्तान को बनाया गया। और वो बनाना जो है आज भी वही लोग हमारी जो सरकार के अंदर देखें, गवर्नमेंट के अंदर देखें, बेशक वो जरदारी की हुकूमत हो, बेशक वो इमरान खान की हुकूमत हो, बेशक वो नवाज शरीफ की हुकूमत हो, पाकिस्तान बनाया गया था उन लोगों के लिए कि जो अभी भी गवर्नमेंट में है, तो पाकिस्तान बनाने का मकसद वो उनका पूरा हो गया। अवाम के लिए नहीं बना था ये, ना तो मुसलमानों के लिए बना था, ना ये अवाम के लिए बना था। ये पाकिस्तान बना था जागीरदारों के लिए, बड़े बड़े जो मगरमच्छ है उनके लिए। तो जिन मकसद के लिए पाकिस्तान बनाया गया था वो मकसद पूरा हुआ है, बिल्कुल पूरा हुआ है। और पाकिस्तानियों का बेड़ा गर्क हुआ है। यहाँ पर जो जितने रहने वाले हैं, खा वो मुसलमान हैं, खा वो सिख हैं, खा वो ईसाई हैं, खा वो हिंदू हैं, उनके लिए इस मुल्क के अंदर कोई जगह नहीं है। ये जगह जो बनाने वाले थे और वो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, वो आज भी वही हुक्मरान है, आज से 70 साल पहले भी वो थे और आइंदा भी अगर देखेंगे तो वही रहेंगे। तो ये मैं आपको सिंपल सा सवाल का आपका जवाब है, पाकिस्तान बनाने का मकसद था जमींदारों को, जागीरदारों को तहफ़्फ़ुज़ देना और उनको गवर्नमेंट में लाना। आज भी वो लोग हमारी सरकार के अंदर मौजूद हैं। अब मेरे से जवाब से मुतमिन हो गए आप या नहीं? आपने बिल्कुल सही बात। अब मैं आपके जवाब से 90% मुतमईन हूँ। इसमें 1-2 पॉइंट रह गए, मैं वो ऐड कर दूँगा भले। आप बताना कि जी वो 1-2% भी सही है या नहीं। आपने जिन जागीरदारों के नाम बोले, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपने किनके नाम बोले। हमें भी मालूम है कौन लोग अंग्रेज़ों के लिए मुखबिरियाँ करते रहे और जी, कई लोग हैं जिन्हें अंग्रेज़ों ने एकड़ों सब एकड़ ज़मीन दी है, पंजाब में भी और बाकी इलाकों हजारों में भी। हजारों एकड़ जमीन। तो आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं, हाँ, और एक भाई साहब को तो एक अ, मदरसा या कुछ ऐसा दिया है ना, जो फाइनेंस मिनिस्टर जी फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं आपके। और ये भाई जी, जाने जाते हैं क्योंकि इसलिए शाह क्योंकि महमूद उन्होंने भगत कुरैशी नाम सिंह, है उनका। राजगुरु और सुखदेव की मुखबिरी की। मैं नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन आपने ले लिया तो अच्छी बात है। ठीक है। तो इनके खानदान वालों ने भगत सिंह, जी राजगुरु, सुखदेव की मुखबिरियाँ की थी, इसलिए दिए थे। जी हाँ, और जो दूसरा रीज़न था इस मुल्क के क़याम का, वो ये था कि रसिया को हमेशा से वार्म वाटर का एक्सेस चाहिए था। वार्म वाटर जो था वो बलूचिस्तान में आके मिलता था और रसिया एडवांस करते हुए जा रहा था यूरोप और काफ़ी सेंट्रल एशिया की कंट्री में और कैप्चर जी, करते जा रहा था। ऐसे में रसिया को रोकने के लिए ग्रेट गेम बिल्कुल। हुआ जो अफ़गानिस्तान में हुआ और ग्रेट गेम के 3 फ़ेजेज़ थे। पहला फ़ेज़ अफ़गानिस्तान, दूसरा फ़ेज़ पाकिस्तान का क्रिएशन, थर्ड फ़ेज़ कश्मीर। तो वो अपने फ़ेज़ 2 तक वो कामयाब हो गए और फ़ेज़ 3 में पार्शियली कामयाब हुए और ऑल्दो हम फ़ेज़ 3 को रिवर्स करने वाले हैं। तो ये था मतलब ये भी एक वजूहात है और वो जो आपने बोला वो भी सही थी और वो इसलिए सही थी क्योंकि जब उनको ऐसी ज़रूरत पड़ी तो उनको ऐसे बेवकूफ़ लोग मिल गए, जो अपनी अना और बिल्कुल, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे थे। तो वो तो भाई पहले पिट्ठू थे इंटेलिजेंस ना उनके, कम्युनिटी वो में तो इसको उनके पिट्ठू थे यूज़फुल इडियट पहले। बोला जाता है। हाँ, तो तो वो उन्होंने जो अपने मर्जी उनसे पिट्ठू को करवा लें। चोमू बनाया। हाँ, सही बात है। हाँ, बाकी अगला कुछ क्वेश्चन तो आप पूछना चाहें तो पूछें। जी बस आज से इतना ही काफी है। आपसे बड़ी अच्छी बातचीत हुई, आपने डिटेल के साथ जो है मोदी जी के बारे में बताया और पाकिस्तान के मसाइल का देखें, आप हमसे ज्यादा जानते हैं कि हमारे मसाइल क्या हैं। आप उधर से बैठ के हमें ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और इनको कैसे हल होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानी अपने मसाइल को हल करने में सीरियस नहीं है। पाकिस्तानी लोग जो हैं आज भी वो इमरान खान के पीछे हैं, आज भी
वो नवाज शरीफ और जरदारी के पीछे हैं, उन्हें नहीं पता कि ये लोग जो हैं, इन्होंने 75-76 साल हो गए इस मुल्क को बनने में, तो इस मुल्क की तरक्की के लिए, इन लोगों की फलाह के लिए कौन सा ऐसा काम किया? कोई भी काम नहीं किया, और आगे इनको कुछ होप भी नजर नहीं आ रही, कोई ऐसी पार्टी भी पाकिस्तान में नहीं है, या कोई ऐसा लीडर भी हमें नजर नहीं आ रहा कि जो सही माने में पाकिस्तान के अंदर जो लोगों की फलाह के लिए या इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। तो आपके लिए नेक तमन्ना है, आपको तो आगे मोदी जी फिर दोबारा से मिल जाएंगे, आपका मुल्क तो पहले तरक्की कर रहा है, 5वें नंबर पर है, आप कह रहे हैं कि जी हम दूसरे नंबर पर और फिर पहले नंबर पर भी पहुंच जाएंगे, तो आप तो पहुंच जाएंगे। हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, देखें कब तक हम स्ट्रगल करते हैं, कब तक हम इस जो मसाइल की चक्की में पिसते रहेंगे, और कब हम इससे बाहर निकलेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया जुनेद भाई, आपसे आइंदा भी बात होगी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में आपसे कभी मुलाकात होगी। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।